ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। मैटर और रेडिएशन ड्यूअल नेचर, इसका मीनिंग है शुरू में हमारे नेचर में क्या चीज है। नेचर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, और हमने क्लासिफाई किया कि नेचर में हमको दो तरह की चीजें मिलती हैं। एक जो रेडिएशन होता है, जैसे सन से हमको लाइट आती है, सन से हीट आती है, दैट इज रेडिएशन। वैसे ही अगर हम कहीं पर आग जलाते हैं, वहां से हमको हीट आती है, दैट इज रेडिएशन। ये हमारे नेचर में जगह जगह पर हर जगह हमको मिलता है। दूसरा, हमको मटेरियल मिलता है, मैटर। तो ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, एक रेडिएशन और एक मैटर। अब हमने दोनों को क्लासिफाई करना शुरू किया फिजिक्स की लैंग्वेज में कि किसको हम मैटर कहेंगे और किसको रेडिएशन कहेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ाई की है उसके अनुसार हमारा मैटर और रेडिएशन, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ इसी के पास होती थी, दूसरे के पास नहीं होती थी। हर मैटर के पास मोमेंटम हो सकता है या मास हो सकता है। मोमेंटम किससे बनाते हैं? m/v। तो उसके पास क्या होता है? मास। लेकिन सन से जो रेज आती हैं, रेडिएशन आता है, एक्सरे आती हैं, गामा रेज जाती हैं, इनके पास कोई मास नहीं होता। तो जिसके पास मास हो वो क्या चीज है? मैटर। रेडिएशन अभी हमने पढ़ा वेव्स के फॉर्म में चलता है, और जब वेव्स चलती हैं तो उनके पास वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो किसके पास होगी? रेडिएशन के पास। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये हम लोगों ने बना दिया नेचर। तो मैटर का नेचर कैसा है? विच हैज मास एंड मोमेंटम। रेडिएशन का नेचर कैसा है? विच हैज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यही अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th और 12th में पढ़ा है। ये हमारी क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स पिछली फिजिक्स, ये 1900 के आसपास तक की। अब उसके बाद, इसके बाद जो नए आविष्कार हुए उसमें ये बताया गया कि ये जो मैटर है जिसको आप सोच रहे हैं कि इसके पास वेवलेंथ नहीं होती, इसके पास भी वेवलेंथ होती है। जिस रेडिएशन को आप सोच रहे हैं कि इसके पास मोमेंटम या मास नहीं होता, सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है, इसके पास भी मोमेंटम होता है, मास होता है, मोमेंटम होता है। तो अब इनका नेचर आपस में गड़बड़ हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने नेचर का नाम तो रखा हुआ था मटेरियल नेचर और रेडिएशन नेचर, लेकिन अब हमको बोला गया मैटर। मैटर का रिप्रेजेंटेटिव है इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होना चाहिए? मास एंड मोमेंटम। क्या नहीं होना चाहिए? तो साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करके दिखाया कि जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के नेचर हो गए, और इसका हमने नाम क्या रखा? ड्यूअल नेचर। इसी तरह से रेडिएशन, लाइट, सन से जो रेडिएशन आता है, कहीं से भी कोई रेडिएशन आता है तो हम ये मानते हैं कि उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होती है, पर उसमें मोमेंटम और मास नहीं होता। मोमेंटम होने से कोई चीज क्या कर सकती है? आंसर है मोमेंटम होने से अगर हम उस चीज को ऐसे रोकेंगे तो हाथ पर फोर्स लगाएंगे। और अब हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि सन की लाइट को अगर ऐसे हम रोकते हैं तो हाथ पर फोर्स लगाता है। तो उसके पास क्या है? मोमेंटम है। मोमेंटम है, मास है। मोमेंटम और मास किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? मैटर की प्रॉपर्टी होते हैं। जो मैटर ऐसा सीधा जाता है और जाकर किसी चीज को हिट करता है,
ये मैटर की प्रॉपर्टी होती है। तो मैटर कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है और ये जाकर किसी न किसी चीज को हिट करता है। ये क्या करता है? रेडिएशन। रेडिएशन वेव्स के फॉर्म में चलता है और ये हिट नहीं करता, ये क्या होता है? स्प्रेड होता है। जैसे पानी में हमने पत्थर डाला तो लहर किस तरफ उठती है? चारों तरफ लहर ऐसे स्प्रेड होती है। और एक पत्थर को हमने फेंका, वो इधर उधर नहीं जाता, निशाने पे जाता और जाके सीधा हिट करता है। पत्थर क्या नेचर है? मैटर है। और जो लहर उठ रही है वेव, वो कौन सा नेचर है? रेडिएशन, वेव नेचर। ये समझ में आ गया? ये हम लोगों का क्लासिकल पहले फंडा था। अब हमारा फंडा क्या हो गया कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसा फेंकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह चलते हैं। अगर वो वेव की तरह चलते हैं तो वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बना सकते हैं अगर वेव की तरह चलते हैं। तो अगर ऐसा हो गया कि वो बनाकर दिखाएं तो हम क्या मानेंगे कि वो कैसे चलते हैं? वेव्स की तरह चलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा करते हैं। एक जगह पर ज्यादा इकट्ठे होंगे, उसके बाजू में गैप हो जाएगा, फिर एक जगह इकट्ठे होंगे, फिर गैप हो जाएगा, फिर एक जगह इकट्ठे होंगे। ये क्या चीज है? फ्रिंज का बनना। और वही दो स्प्लिट से हम इलेक्ट्रॉन की दो बीम भेज रहे हैं। इससे क्या पता लगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं? वेव की तरह चलते हैं। और इलेक्ट्रॉन सीधा भी चलता है। तो नेचर फिर अब इसका कैसा? तो आंसर है ड्यूअल नेचर हो गया, दोनों तरह का नेचर हो गया। वैसे ही रेडिएशन वेव्स की तरह ऐसे फैलता था। हमने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा, उस वेव फ्रंट से हमने देखा इंटरफेरेंस होता है, हमको दिखता है लैब में, यंग स्लिट में। उस वेव से हमने बताया कि डिफ्रैक्शन होना चाहिए सिंगल स्लिट में, और एक्चुअल धूप में करके देखा डिफ्रैक्शन होता है। वेव से हमने बताया पोलराइजेशन होना चाहिए, और एक्चुअल देखा ग्लास से पोलराइजेशन करके देखा होता है। इसका मतलब पक्का है कि वेव नेचर है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये बताया गया कि रेडिएशन का मटेरियल नेचर होता है। मटेरियल नेचर क्या है कि वो कैसा जाता है? गोली जैसे स्ट्रेट जाकर किसी चीज को हिट करेगा, उसके पास मोमेंटम होता है। जब ये हिट करता है इस पर फोर्स लगाता है। जैसे हम एक कुदाली लेके दीवार पर ऐसे हिट करते हैं, अगर हम कुदाली लेके दीवार पर ऐसे हिट करेंगे तो वहां से कुछ गिट्टी के, रेती के टुकड़े छिटकेंगे, ऐसे स्प्लैश होंगे। अगर हम ऐसे एक वेव फ्रंट लेकर जाते हैं और वॉल पर ऐसा मारते हैं तो उसमें से टुकड़े स्प्लिट नहीं होंगे। हमने यही किया। यहां पर एक मेटल रखा, इधर से एक टॉर्च से लाइट लगाई। जैसे ही लाइट जाके यहां पर हिट करती है, सूटेबल लाइट, हर लाइट ने, एक सूटेबल लाइट ने यहां जाकर हिट किया, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे उड़ गया, निकल के उड़ गया। एक बल्ब लगाया हमने, वो सूटेबल लाइट नहीं थी, लेकिन बहुत सारी लाइट वेव फ्रंट ऐसे आके इस पे पड़ रहे हैं, ये पूरा चमक रहा है, 1 घंटे तक चमक रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग लाइट भेजते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करके भेजते हैं, ब्लू कलर की लाइट भेजते हैं, एक्सरे भेजते हैं, तो वो ऐसे जाती है और यहां पर जाकर उसने एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे उखाड़ दिया। ये जो उखाड़ने वाला नेचर है, ये किसका होता है? गोली का, ऐसे जाके मारती है। कुदाली का, जो मेटल ऐसे जाके मारता है, वो चीज जो स्ट्रेट चलकर आती है और इसको हिट करती है। और ये नेचर किसका है? मेटल है। तो ये लाइट ने ये नेचर दिखाया। तो इसका ये जो मटेरियल जिसने जाके इसको हिट किया, इसका नाम रखा गया। इस पर आइंस्टाइन ने काम किया, दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने काम किया, और इसका नाम रखा कि लाइट भी पार्टिकल से बनी होती है, पार्टिकल जैसी चीज से बनी होती है, जिसके पास ये सारे गुण होते हैं।
क्या क्या होता है, वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में वो पार्टिकल चलते हैं और उनके पास क्या होता है, मोमेंटम, और जाकर जैसे ही वो किसी चीज को हिट करते हैं देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट, फोर्स। वो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण उनके पास फोर्स भी बनता है और उनके पास एनर्जी भी होती है। अगर उसके पास m है, v है, तो उसके पास हाफ mv² यानी एनर्जी भी है। अगर उसके पास एनर्जी है, फोर्स है, तो वो जब जाके किसी सरफेस को ऐसे हिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है। और ये लैब में उन्होंने करके दिखाया। तो अगर लैब में ये कर दिया गया और इस तरह से एक्सप्लेन कर लिया गया तो हमको मानना पड़ा कि लाइट कैसी जाती है, मटेरियल में जाती है। फिर उन्होंने उसका नाम रखा, उसका नाम उन्होंने रखा फोटोन। फोटोन नाम रखा, फोटो मींस लाइट, उसके साथ ऑन लगा दिया, क्योंकि जो भी सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उस फैमिली में ऑन सफिक्स लगा रहता है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, बोसॉन, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हर एक में लास्ट में ON लगा रहता है। तो इन्होंने इसका नाम भी क्या रखा, फोटोन। फोटोन। और उसके बाद इन्होंने फोटोन को डिस्क्राइब किया कि फोटोन क्या होता है। होता तो लाइट है, पर लाइट का पार्टिकल होता है। अब लाइट का पार्टिकल कैसा हो सकता है, अगर लाइट का वो पार्टिकल होता है तो उसके पास फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, ये सब चीजों को हमको समझना है। और इसके लिए जो फोटोन का उन्होंने एक कंसेप्ट सोचा, उसमें वो सारी चीजें मिला ली, जिससे हम अपने नेचर की आसपास हर चीज को, लाइट की हर चीज को एक्सप्लेन कर सके। वो सारे कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने फोटोन में ले। तो फोटोन के का कंसेप्ट क्या होता है, उसके लिए पहले नोट करिए कंसेप्ट ऑफ फोटोन। कंसेप्ट ऑफ फोटोन, और इसका एक एक पॉइंट नोट करते जाते हैं और उसको साथ में समझते भी जाते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट नोट करिए, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन, इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन with matter, in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particles, as if it is made up of particles. Okay, ये अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं पूरा, हम लोग इसको खाली डिस्कस कर सकते हैं। ये आपकी NCERT बुक में पार्ट 2 में ये है पेज 396, पेज 396। इसके ऊपर कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, इसको एज इट इज आपको याद कर लेंगे। मैं खाली एक एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूं, ताकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो पहला अभी आपने लिखा इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ये क्या चीज है, इसका मतलब है एक लाइट इधर से हमने जलाई, लाइट आई और ये एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस इल्यूमिनेट हो गया। इसको हम फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, देयर इज ए इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। लाइट जलाई, इस पे लाइट पड़ी। अच्छा, ऐसे में क्या होता है, रेडिएशन बिहेव्स, ये जो लाइट आई है, इट बिहेव्स एज इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल आकर इसको हिट करते हैं, और उन पार्टिकल का नाम क्या रखा गया, फोटोन। ये फोटोन क्या होते हैं, ये कंसेप्ट नंबर 2 में आया। ये फोटोन एक पैकेट होते हैं, पैकेट एक एनर्जी का पैकेट। जैसे हमारे पास एक बैलून होता है, होली में हम लोग खेलते हैं, उसके अंदर रंग भरा रहता है, पानी भरा रहता है। उसको जब यहां से हमने वहां फेंका किसी के ऊपर, रास्ते में जिसको वो ऐसे क्रॉस करके जाएगा उस पर कोई असर नहीं है, जहां जाके टकरा कर फूटेगा वहां पानी स्प्लैश हो। वैसा ही फोटोन होता है।
फोटोन के अंदर क्या भरी हुई है? एनर्जी। उस बल्ब से चली, रास्ते में कुछ उसका पता नहीं लगता है कहाँ है, जैसे ही आके वो यहाँ टकराती है, ये हाथ कैसा हो जाता है? इल्यूमिनेट हो गया। क्यों? वो फोटोन यहाँ आके टकराया और वो उसका पैकेट टूट गया। टूटने से उसमें से क्या निकली? एनर्जी, और वो एनर्जी हमारी आंख में आती है। तो इस तरह से फोटोन को हम समझ सकते हैं कि ये होता है। तो फोटोन के अंदर क्या भरी रहती है? एनर्जी। अब इसमें देखिए कंसेप्ट वाले की चालाकी क्या बनती है कि अगर उसके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी के पास फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, तो फोटोन का नेचर कैसा हो गया? फेंका जाने वाला मैटर नेचर, लेकिन अंदर में क्या भरा हुआ है? उसके पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये डुअल नेचर होती है। तो फोटोन का कंसेप्ट, उसकी कल्पना ही ऐसे की गई है कि वो चलता है, बिहेव करता है जैसे कि वो मैटर का पीस, जैसे वो एक गोली है, लेकिन वो है क्या? बेसिकली एक पैकेट, और उस पैकेट के अंदर क्या भरी है? एनर्जी। और ये जो एनर्जी इसके अंदर भरी रहती है वो कितनी होगी? तो ये बताया गया कि ये इस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर हर फोटोन में अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी डिसाइड होती है कि उसके अंदर एनर्जी के वाइब्रेशंस कैसे हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक फोटोन आया, हमारी आंख से, प्यूपिल से अंदर जाकर रेटिना से टकराया, हमको कुछ सेंसेशन हुआ दिमाग में, हमने कहा एक फोटोन टकराया, और वो जो सेंसेशन हुआ उसका हमने नाम रखा ब्लू। एक दूसरा फोटोन आया, वो आके रेटिना से टकराया, दूसरी तरह का सेंसेशन हुआ, उसका हमने नाम रखा रेड। तो दोनों फोटोन का फीलिंग हमको अलग अलग है, इसीलिए एक चीज को हम रेड बोलते हैं और एक को ब्लू बोलते हैं। तो ये निकाला गया फिजिक्स में कि हमको ये दो अलग अलग सेंसेशन क्यों हो रहे हैं, कि फोटोन ये भी आ रहा है लाइट, और वो भी लाइट का फोटोन आ रहा है। देखा गया कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। तो ये फोटोन का कलर किससे डिसाइड होने लगा? उसकी फ्रीक्वेंसी से। और ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी में ट्रांसमिट होती है। जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होती है। एंड ये हम लोग सब अच्छे से समझ सकते हैं। इस चीज को अगर हमने ऐसे स्लो हिलाना है, 1 सेकंड में ये 10 बार ऐसे हिलेगी, हमारी कुछ एनर्जी लगेगी, और अगर 1 सेकंड में ऐसे 1000 बार हिलाना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। 1000 बार हिलती हुई चीज को हमने रोका, 1 सेकंड में इसने कितनी बार हिट कर दिया? 1000 बार। तो ये इसको एनर्जी देगी। और 10 फ्रीक्वेंसी वाली इसको 1 सेकंड में कितनी बार हिट करेगी? 10 बार। कौन ज्यादा एनर्जी देगा? जो 1000 बार। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनेट हो गई? एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला बनाया गया, एनर्जी इन ए फोटोन इज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी फ्रीक्वेंसी? तो आंसर है फोटोन के पैकेट के अंदर जो रेडिएशन भरा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें वाइब्रेशंस हो रहे, और वो बंधा रहेगा। कब निकलेगा? जब वो किसी से टकराए। इसीलिए अगर हम स्पेस में चले जाएंगे तो सन चमकता हुआ दिखता है, अर्थ चमकती हुई दिखती है, पर सन से अर्थ तक आते हुए कोई चमकदार चीज हमको नहीं दिखती, क्योंकि वो क्या है? फोटोन के बंद पैकेट। वो आ रहे हैं, जब वो अर्थ की सरफेस से टकराते हैं, उसको इल्यूमिनेट करते हैं, अर्थ चमकती है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये कंसेप्ट बनाया गया, ये फोटोन का कंसेप्ट। ओके, तो फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है? h न्यू। अब इसके पास मोमेंटम भी होता है। तो देखिए मोमेंटम कितना होता है। मोमेंटम का एक मैकेनिक्स का फॉर्मूला हमको मालूम है कि मोमेंटम किसी भी चीज का एनर्जी से रिलेटेड होता है। किस तरह से? मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। और ये सब आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर, उसको वेलोसिटी से डिवाइड करके
एक v कट गया, क्या बचा mv, हाफ की बात छोड़िए, हाफ इज फॉर एवरेज, तो mv ये क्या चीज है, मोमेंटम, हाफ वुड बी फुल मोमेंटम है। इसका ये मतलब एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड करो तो क्या निकलता है, मोमेंटम। अब इससे हमने कंसेप्ट चेंज कर दिया, मोमेंटम की डेफिनेशन चेंज कर दी। मोमेंटम की डेफिनेशन क्या चीज बनाई, हर उस चीज के पास मोमेंटम होता है जिसके पास एनर्जी होती है और जिसके पास वेलोसिटी होती है। अब एनर्जी को वेलोसिटी से डिवाइड करिए तो क्या बनता है, मोमेंटम। तो किस चीज के पास मोमेंटम होता है, जिसके पास क्या क्या होना चाहिए, एनर्जी एंड वेलोसिटी, मास का नाम ही नहीं है। तो मोमेंटम का कंसेप्ट चेंज हो गया, मोमेंटम की डेफिनेशन चेंज हो। जिसके पास एनर्जी हो, वेलोसिटी हो, उसके पास मोमेंटम होता है। और मोमेंटम एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कंजर्व होती है, जो कंजर्व होती है। तो मोमेंटम की ये नई डेफिनेशन बनी, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ ट्रांजिशनल इनवेरिएंस। ट्रांजिशन मतलब चलना, कोई चीज जब चल रही है तो उसमें इनवेरिएंस मींस नहीं बदलना, चलते हुए जो क्वांटिटी नहीं बदलती वो क्या होती है, मोमेंटम। मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ ट्रांजिशनल इनवेरिएंस एंड इट इज इन एनीथिंग व्हिच हैज एनर्जी एंड वेलोसिटी। मास का कंसेप्ट गायब कर दिया, समझ आया? इस तरह से तो क्या फोटोन के पास मोमेंटम होता है? तो आंसर है यस, होता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है। तो मोमेंटम कितना होना चाहिए? तो हमने कहा इसका मोमेंटम यहां से हमने डायमेंशन से निकाला, एनर्जी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी की डायमेंशन किसकी होती है, मोमेंटम की डायमेंशंस होती हैं। तो वैसे ही हमने इसका मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला, दैट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब फोटोन की वेलोसिटी, फोटोन किसका है, लाइट। लाइट सन से यहां आती है तो वो किस वेलोसिटी से आती है, c, कांस्टेंट 3 × 10⁸। ओके, तो ये है c और एनर्जी h। सो हाउ मच इज मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, h nu अपॉन c। पर c को हम क्या लिख सकते हैं, nu into lambda। दिस इज h nu and nu into lambda, therefore momentum is equal to how much, h upon lambda। this is a very famous relation। फोटोन क्या चीज है, फोटोन लाइट का मैटर फॉर्म है। अगर मैटर फॉर्म है तो क्या उसके पास मोमेंटम होता है? आंसर है यस, होता है। कितना होता है, h upon lambda। व्हाट इज लैम्डा, wavelength of that radiation which is contained inside the photon। और इससे लैम्डा से ही किस चीज का फैसला होता है, कलर का, उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी ताकत का। ये सो दिस इज मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ ए फोटोन, h nu। व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ए फोटोन, h अपॉन लैम्डा। ओके, ये दो चीज हो गई। अब उसके बाद हम लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, फोटोन से ये कैसे रिलेटेड होती है। यहाँ पर हमने एक पेपर रखा और इधर एक 40 वॉट का बल्ब जलाया और इस पे कुछ चमक आई। 40 वॉट को बल्ब तो देखते हैं ये चमकता है, इसके कारण पेपर भी चमकता है। उसको बंद करके हमने उसकी जगह 100 वॉट का बल्ब लगाया, वो ज्यादा चमकता है, पेपर भी ज्यादा चमकता है। हम ये कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट हैज इंक्रीज। फोटोन की भाषा में क्या होता है, फोटोन की भाषा में दो चीजें हो सकती हैं और आपको याद रखना है, उसमें एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है। पहली चीज ये हो सकती है कि ये बल्ब यहां पर पहले 100 फोटोन भेज रहा था, 100। उसके बाद हमने बल्ब चेंज किया, बड़ा बल्ब लगाया, येलो कलर का बल्ब था और 40 वॉट था। कितने फोटोन भेज रहा था, 100। अब उसकी जगह हमने उसको निकाला, फिर से येलो कलर का ही
ताकि लैम्डा वही रहे, फ्रीक्वेंसी वही रहे। एक बड़ा बल्ब लगा दिया, एक बड़ा बल्ब लगाया, देखा बल्ब की चमक बढ़ गई, इसकी भी चमक बढ़ गई। तो हम क्या सोचते हैं, दो तरीके से। पहले इसका एक एक फोटोन एक एक एनर्जी लेके आ रहा था, 1 1 1। कितने फोटोन आ रहे थे? 100 फोटोन आ रहे थे। अब इसका हर फोटोन दो दो एनर्जी लेके आता है। तो 100 फोटोन आए, फोटोन 100 है लेकिन एनर्जी कितनी है? 2 2 2। तो कितनी एनर्जी आ गई? 200। इसलिए ये ज्यादा चमकता है। दिस इज वन वे ऑफ थिंकिंग। अदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि फोटोन तो वही है, उसकी एनर्जी एक ही है, लेकिन 100 की बजाय 200 फोटोन आ रहे हैं। तो कितनी एनर्जी आ गई? 200, इसलिए ज्यादा चमकता है। दोनों का अंतर समझ में आ रहा है? तो इन दोनों में से कौन सा कंसेप्ट ठीक है? तो इसमें जो ठीक कंसेप्ट है वो ये है कि एक कलर के फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती। आप सोर्स की पावर कम लगाइए या सोर्स की पावर ज्यादा लगाइए, लेकिन ये पेपर जो पहले कम चमकता था अब ज्यादा चमकता है। इसका रीजन ये है कि पहले इसमें 100 फोटोन गिर रहे थे और अब इसमें 500 गिर रहे हैं, तो इसकी चमक बढ़ जाती है। तो चमक, इंटेंसिटी का रीजन क्या होता है? व्हाट इंक्रीजेस? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज। क्या हर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई? आंसर इज नो। फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी। कैसे नहीं बढ़ी? अभी तक का हमारा नॉलेज कहता है, उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं नहीं बढ़ी, क्योंकि हमारा नॉलेज ये कहता है फोटोन की एनर्जी क्या होती है? h न्यू। न्यू इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का किससे पता लगता है? कलर से, वेवलेंथ या कलर से। ओके, पहले भी हमने येलो बल्ब लगाया था 40 वॉट का, अब भी येलो बल्ब लगाया 100 वॉट का, 200 वॉट का। इंटेंसिटी बढ़ गई, कलर बदला क्या? कलर अगर नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी। पर अगर फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ी तो फिर इसकी जो ज्यादा इंटेंसिटी हो गई है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स है इंक्रीज। ये समझ आ गया? ये इसका दूसरा कंसेप्ट हो गया। ओके, इसके बाद हम तीसरा लेते हैं। अच्छा, इससे हमको ये समझ में आया कि फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं रखती है। जैसे हमने एक बल्ब जलाया, यहां पर कुछ इंटेंसिटी आई, फिर दूसरा बल्ब भी जला दिया, इंटेंसिटी बढ़ गई, तो क्या पर फोटोन की एनर्जी बढ़ी? नहीं बढ़ी। सो एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। सुबह 6 बजे हमने देखा जमीन पर लाइट है, इल्यूमिनेशन है। 12 बजे देखा, फिर इल्यूमिनेशन है, लेकिन बहुत बढ़ गया, धूप पड़ने लगी। तो हम क्या कहेंगे? फोटोन की एनर्जी बढ़ी या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़े? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे, लेकिन पर फोटोन एनर्जी नहीं बढ़ी। पर फोटोन एनर्जी कब बढ़ती है? जब क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास रेड फोटोन है और हमारे पास ब्लू फोटोन है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ब्लू की ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या चेंज करना है? कलर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है? और टोटल इंटेंसिटी, टोटल लाइट बढ़ाने के लिए क्या करना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज्यादा इंक्रीज करना है। अदरवाइज आप थोड़ा सा ही बढ़ा पाओगे। रेड से ब्लू करोगे फोटोन को, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है? तो ये होता है फोटोन का कलर। कलर क्या डिसाइड करता है? इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी। इंटेंसिटी, इंडिविजुअल इंटेंसिटी, इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी से इंटेंसिटी इफेक्ट नहीं होती। वो किससे होती है? टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटोन होंगे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ब्लू लाइट डिम भी हो सकती है, ब्लू लाइट ब्राइट भी हो सकती है। ज्यादा फोटोन होंगे तो ब्राइट हो जाएगी। ओके, उसके बाद फोटॉन्स में चार्ज कौन सा होता है? वेदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, वेदर दे आर नेगेटिवली चार्ज,
और जब वो चलते हैं और हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसा लगा देंगे, विल दे टर्न? तो आंसर इज नो। मैग्नेटिक फील्ड लगा के देखा, फोटोन टर्न नहीं होते। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा, दे डोंट टर्न। तो क्यों? फिर इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? हमको मालूम है जिस चीज के पास मास होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट करेगा, जिसके पास चार्ज होगा उसको इलेक्ट्रिकल फोर्स अफेक्ट करेगा, और इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स दोनों अफेक्ट नहीं करते। इसका ये मतलब है इसके पास क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं। चार्ज की बात कर रहे हैं कि एक फोटोन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगा सकता है? चार्ज पर ही फोर्स लगा सकता है, दूसरी चीज पे फोर्स नहीं लगा सकता। किसी चीज के पास मास है या मास नहीं है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई लेना देना नहीं। वो किससे अफेक्ट करता है? सिर्फ चार्ज। तो अगर फोटोन जाते हुए, लाइट ऐसे जा रही है, यहां से हमने लाइट भेजी, यहां लाइट पड़ रही है, अब यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब भी यहीं पड़ रही है, ना इधर मुड़ती है ना इधर मुड़ती है, दैट मीन्स नो फोर्स। सो अगर उसके पास कोई चार्ज नहीं है, then we will say photons are neutral. Photons are neutral and they do not have any charge. Therefore, they are not affected by electric field or magnetic field. अच्छा, उसके बाद हम लेते हैं अगली चीज। Okay, in a photon particle collision, the total energy and total momentum are conserved. But number of photons are not conserved. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब देखिए, ये हमको एक और कंसेप्ट देता है। ये हमारे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी है, लेट अस से इनके पास एनर्जी है 10, और इसके पास कुछ मोमेंटम है, लेट अस से द मोमेंटम इज 6। अब यहां से लाइट आती है, मींस लाइट के फोटोन आते हैं। ये जो लाइट के फोटोन आ रहे हैं, रेज जो लाइट की आ रही हैं, इन फोटोन के पास एनर्जी है, इनके पास, लेट अस से 8, और इनका कुछ मोमेंटम भी है 4। ये एनर्जी और मोमेंटम किसके पास है? फोटॉन्स के पास। और ये कितने फोटॉन्स हैं? 4। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। टोटल नंबर कितना है? 9। ओके, ये आए, इन्होंने इस पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है? आफ्टर स्ट्राइक, देखिए, आफ्टर स्ट्राइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। पहले कितने थे? 5, अभी भी 5। अब इसकी एनर्जी हमने हर एक की काउंट करके सबका टोटल कर लिया, और ये एनर्जी हमको मिलती है 18। फिर सबका मोमेंटम, सबकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, सबका मोमेंटम बढ़ चुका है। अब इन सब के मोमेंटम को हमने टोटल करके काउंट किया, कितना हो गया? 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट किया, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये कहां गए? फोटोन एब्सॉर्ब। तो फोटोन इसमें क्या हो गए? एब्सॉर्ब। यहां पर 4 फोटॉन्स थे और 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखिए, ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में एनर्जी ऐड करिए, आगे एनर्जी इज कंजर्व। मोमेंटम देखिए, आ गया, मोमेंटम इज कंजर्व। नंबर देखिए, 5 + 4 9, इधर कितने हैं? 5। नंबर इज नॉट कंजर्व। कौन गायब हो गया? फोटोन गायब। तो एक नियम हमने बना दिया, और ये नेचर में देखा तो नियम हमने क्या बनाया? whenever there is a collision between photon and a material, energy is conserved, momentum is conserved, but the number of photon is not conserved। बस इसी तरह से
एक एटम के अंदर में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ। लाइट कैसे बनती है ये हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां आ गया, हमने इसको एनर्जी दी, भले हीट करके दी, इलेक्ट्रिसिटी से दी, जैसे भी दी, एक्साइट होके आ गया और यहां ये घूमता है। बोर्स एक्सपेरिमेंट से या बोर्स के रूल से यहां घूमने के लिए इसके पास जगह नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। तो ये क्या करता है कि वापस अपनी ऑर्बिट में चला जाता है। यहां पर इसकी एनर्जी रहती है 6 और यहां इसकी एनर्जी चाहिए 8। तो जब हमने इसको 2 एनर्जी दी तो यहां चला गया, फिर जब ये यहां पर जगह न मिलने के कारण वापस आ गया इसमें, तो यहां एनर्जी 6 चाहिए, तो कितनी एनर्जी बची? 2 एनर्जी उसने बाहर निकाली। ये जो एनर्जी बाहर निकाली, कैसे निकाली? उसने उसका पैकेट बनाया और फेंक दिया बाहर। ये क्या बन गया? फोटोन। ये इसने यहां से एक फोटोन निकाला और उस फोटोन की एनर्जी कितनी? 2। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? सोच सकते हो? मालूम है आपको फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? E/h, वो फॉर्मूला से। तो इसको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई? 2/h। इस फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन बना और ऐसा निकला। यही प्रोसेस हो रही है इस बल्ब में, ट्यूबलाइट में, हर चीज, ये वाली प्रोसेस। अब देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एनर्जी कितनी थी? 8। ये प्रोसेस होने के बाद इसकी एनर्जी कितनी रह गई? 6। और फोटोन के पास कितनी एनर्जी चली गई? 2। दोनों की एनर्जी का टोटल करिए 8। एनर्जी इज कंजर्व। इसी तरह से मोमेंटम इज कंजर्व। लेकिन पहले पार्टिकल कितने थे? 1। कौन सा? इलेक्ट्रॉन। अब कितने हो गए? 2। एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन। तो क्या चीज नहीं कंजर्व होती? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या कंजर्व होता है? और प्रोसेस क्या हो रही है? कोलिजन ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इसको कोलिजन के बाद आप एक्सप्लोजन भी कह सकते हैं। तो कोलिजन हो या एक्सप्लोजन हो, दोनों में एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होगा, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कंजर्व। ये एब्जॉर्ब होके खत्म हो सकते हैं और ये एमिट होके नए पैदा भी हो सकते हैं। और यही चीज आप एक बार क्लास 11th में शुरू में पढ़ चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये दोनों आपस में टकराते हैं, इतनी जोर से टकराते हैं कि दोनों के दोनों डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और उसमें हमको 2 फोटॉन मिलते हैं। दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए? फोटॉन में। मैटर नहीं रहा, एनर्जी बन गई। उस समय हमने ये पढ़ा। ठीक है? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? किसी को याद है अभी तक? एनिहिलेशन। यस, दिस इज एनिहिलेशन। इसमें हम ये कहते हैं मैटर फॉर्म खत्म हो गया, रेडिएशन फॉर्म में कन्वर्शन। ठीक? तो ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए? फोटॉन में। किसके फोटॉन? इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट नहीं होती है। दीज आर गामा रेज। तो गामा के फोटॉन ये कन्वर्शन होता है। दीज आर फोटॉन्स ऑफ गामा। ओके, तो ये हो गया फोटॉन और मटेरियल इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के कोलिजन के बारे में। सो ये हमने 5-6 कंसेप्ट डिस्कस किए। इससे आपको फोटॉन काफी कुछ उसका समझ में आ गया कि फोटॉन होता क्या है और किस तरह से ये काम करता है। ये सारे रिजल्ट हमने निकाले कैसे? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले सोचा गया बहुत, जो कि आपने साइंटिफिक प्रोसेस में पढ़ा 11th में, कि हमारे पास 6 स्टेप होते हैं। पहले हम किसी चीज को देखते हैं, सोचते हैं, अपना नियम बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे नेचर में क्या हो रहा है उसको देखते हैं, फिर उस एक्सपेरिमेंट को लैब में रिपीट करते हैं, रिपीट करके प्रेडिक्शन करते हैं। ये सारा दैट इज साइंटिफिक प्रोसेस। ये सारी साइंटिफिक प्रोसेस हुई और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? लैब का एक्सपेरिमेंट। लैब के एक्सपेरिमेंट में वो चीज दिखनी चाहिए जो आप अपनी थ्योरी में बता रहे हैं। जब तक वो नहीं होगा तब तक उसको लॉ नहीं माना जाएगा।
उसके बाद उसके बेसिस पे आप जो प्रेडिक्शन करेंगे वो प्रेडिक्शन भी सही होने चाहिए, देन इट विल बी ए लॉ। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी हम लोगों ने पढ़ना है। और उसके लिए एक हेल्बेक एंड लेनर्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उसके पहले थ्योरी तो बन चुकी थी। ओके, तो हम फिर से एक बार शुरू करते हैं। ये जो फोटोन के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किस तरह की जानकारी कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन के अलग अलग टाइप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कैसे हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सबको मालूम है, जे थॉमसन के जो एक्सपेरिमेंट थे, वैक्यूम ट्यूब्स के, गैस का प्रेशर कम करते जाते हैं, कैथोड रे ट्यूब्स, कैथोड रे ट्यूब्स में जो कैथोड रेज थी, दोज आर फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो उसमें हमने क्या बनाया था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और वो प्लस इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने गैस के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और वो इलेक्ट्रॉन जो ऐसा चले, उन्होंने बाकी एटम के साथ टकराकर लाइट बनाई, चमके, उसका नाम क्या दिया गया, कैथोड रे, क्योंकि वो गर्म होके चमक रहे थे, कैथोड रे। और बाद में दूसरे एक्सपेरिमेंट हुए, उस कैथोड रेस का E/m रेशियो निकाला गया, उसका E निकाला गया, उसका मास निकाला गया, सारी प्रॉपर्टीज उसकी स्टडी की गई, और उसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन का पहले आविष्कार हुआ। दीज आर मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें देखिए अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट टाइप के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बाय जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सपेरिमेंट में हमने देखा, कैथोड रेज, और इनका नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन्स। ये कहां होते हैं, आंसर है एटम के अंदर होते हैं। तो एटम के अंदर जो भी थॉमसन ने मॉडल बनाया था, या दूसरे लोगों ने बनाया, कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं। उस एटम को बाहर निकालने के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए। पहला जो एक्सपेरिमेंट था, उससे जो हमने बाहर निकाला, दैट इज विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका नाम क्या रखा गया, कैथोड रेज। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये जो चीज बाहर निकली, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फील्ड एमिशन। एमिशन इज एमिट, कमिंग आउट, फील्ड मींस बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन हमको मिले किससे, फील्ड एमिशन से। फील्ड एमिशन इज वन प्रोसेस व्हिच गिव्स द इलेक्ट्रॉन्स आउट। दूसरा हम करते हैं थर्मल एमिशन। थर्मल एमिशन, थर्मल एमिशन, किसी मेटल को गर्म करिए, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। और अब चूंकि हम लोग एटम के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम बढ़ा देते हैं, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी, रेडियस इसका बढ़ता जाएगा, इसका फोर्स कम होता जाएगा, और फाइनली ये बाहर निकल जाएगा। क्या किया हमने, एनर्जी बढ़ाई। एनर्जी बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई किया, ये हमने उसको हीट किया। एनर्जी देने का एक तरीका क्या है,
थी। अच्छा, फिर से देखिए, यही चीज हम एक चीज फंडामेंटल समझ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? आंसर है उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है। इसको कौन सी एनर्जी कहते हैं? तो आंसर है ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? EV। व्हाट इज E? पोटेंशियल। ये पोटेंशियल के रिस्पेक्ट ग्रेविटेशन की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Gmm/r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इन सब में एक चीज खास होती है, ये कैसी रहती है? निगेटिव होती है। ये इसके पास निगेटिव एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। अगर हम इसको इतनी एनर्जी दे दें सेम क्वांटिटी की, पर नेचर कैसा? प्लस। इतनी एनर्जी हमने दे दी तो इसके पास टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। इतनी एनर्जी बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन को जब हम इतनी एनर्जी देते हैं तो इसका माइनस, जो इसका ऋण है, कर्जा जो है खत्म हो जाता है। अब इसको प्रोटॉन के चारों तरफ घूमने की जरूरत नहीं, तो ये क्या करता है? फ्री हो जाता है। इट बिकम्स ए फ्री इलेक्ट्रॉन, कहीं भी चला जाता है। यही चीज एक सैटेलाइट के साथ होती है। इसके पास नेगेटिव एनर्जी होती है, एक कर्ज होता है नेगेटिव, उसको आप इतनी एनर्जी दे दीजिए पॉजिटिव, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 0। अब इसका कोई माइनस नहीं है तो ये अपना मन मर्जी कहीं भी चला जाता है। तो ये एनर्जी को क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी, जिसके कारण वो उसके चारों तरफ घूमता रहता है। नेगेटिव एनर्जी, ये हमने फिजिक्स में कंसेप्ट बनाया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक मेटल की सरफेस से निकालना है, यानी एक एटम में से निकालना, ओके, एटम से निकालना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। जब इतनी एनर्जी देंगे तब वो बाहर निकलेगा। हम जब इतनी एनर्जी इसको देते हैं तो ये क्या करता है? ये उस एनर्जी को बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भी बांट देता है। तो इसको अपने को एनर्जी कैसी मिली? कम, नहीं निकलता बाहर। और एनर्जी देते हैं, फिर ये बाकी को बांट देता है, तो अपनी एनर्जी इतनी नहीं मिलती, नहीं निकलता बाहर। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम एनर्जी देने का ये वाला जो तरीका लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसमें इस मेटल के पास यही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हम पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते चले जाते हैं, इतना ज्यादा V कर देते हैं कि इसका चार्ज E और इसका पोटेंशियल V, EV, ये एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाए। तब क्या होगा? ये इधर इतने ज्यादा प्लस हो जाएंगे कि ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होके छोड़ के बाहर आ जाएगा। और उसका मेजरमेंट क्या है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर यहां से हमको वोल्टेज देनी पड़ेगी। एंड दिस वोल्टेज इज अराउंड 10⁸। इतना यहां पर हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ता है, 10⁸ वोल्ट पर मीटर। ओके, तब ये निकलता है। और इसको, इस एमिशन को क्या कहते हैं? फील्ड एमिशन। थर्मल एमिशन में हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से उसको एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है कितनी? जितनी हमको चाहिए, EV। टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जब उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तब उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और वो बाहर निकल आएगा। दूसरे तरीके से सोचिए, जब हम एनर्जी बढ़ाई देंगे तो उस एनर्जी से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और जब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो 12mv² के फॉर्मूले से उसकी एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी बढ़ते 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 जब माइनस एनर्जी के बराबर पहुंचेगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब ये जो एनर्जी है, एनर्जी मींस व्हाट? वर्क डन। वर्क डन, ये हम वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉन पर और वो अपनी सरफेस से बाहर निकल आता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी मेटल का बाहर निकलेगा, हमने कुछ वर्क किया तो,
लेकिन अगर हमने मेटल बदल दिया, दूसरा मेटल लिया, तो फिर हमने उस पे वर्क करके देखा तो उतने वर्क में वो बाहर नहीं निकला, हमको ज्यादा वर्क करना पड़ गया। तीसरा मेटल लिया, उसमें कम वर्क करना पड़ा। तो हम क्या देखते हैं, हर मेटल का अपना अपना नेचर होता है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको अलग अलग वर्क करना पड़ता है। तो हमने ना इसको एक क्वांटिटी बना दिया और इसका नाम हमने रखा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट भी लिखते हैं, कोई राइटर इसको W नॉट भी लिखते हैं, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन नोट कर लीजिए। वर्क फंक्शन इज क्वांटिटी ऑफ वर्क required to be done on an electron just to bring it out from the surface of metal, just to bring it out from the surface of metal and to make it a free electron, ओके। क्या आपने वर्क के आगे मिनिमम लिखा? नहीं, लिख लीजिए मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड। जैसे हमको इस सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकालने के लिए चाहिए सिर्फ 100 इलेक्ट्रॉन और हमने दे दिया 150 तो भी निकलेगा। फिर क्या करेगा? 150 से निकलेगा, 100 किसमें खर्च हो गया? बाहर खींचने में, बाकी 50 के साथ चलना शुरू कर देगा। तो इसका वर्क फंक्शन 150 नहीं होगा। अगर हम 101 देंगे तो भी निकलेगा, 100 देंगे तो भी निकलेगा, 99 देंगे तो नहीं निकलेगा। So minimum work required to be done so that it crosses the surface. सरफेस के अंदर मान लीजिए इस सरफेस से निकालना है, यहां से इलेक्ट्रॉन को चलाकर हम यहां तक लाए, यहां खर्च हुआ हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर यहां से सरफेस पार कराया 100 और खर्च हुआ और हमने इसको दिया 150 तो बाकी 45 लेके ये ऐसा भाग गया। तो वर्क फंक्शन कितना हुआ? 5, 100 की 45? 100। क्यों? उस वाले वर्क को लेना है जो इस सरफेस के इधर वाले इलेक्ट्रॉन को इधर कर, बस अंदर जो चला के लाया वो वर्क फंक्शन का हिस्सा नहीं है। बाहर जो इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो भी वर्क फंक्शन का हिस्सा नहीं है। वर्क फंक्शन में सिर्फ कौन सी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है? विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट राइट फ्रॉम इनसाइड द सरफेस टू आउटसाइड द सरफेस, ये वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वर्क फंक्शन फॉर ए मेटल इज ए कांस्टेंट। नोट करिए, वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल्स इज डिफरेंट। वर्क फंक्शन फॉर डिफरेंट मेटल्स इज डिफरेंट। It is maximum for platinum. It is maximum for platinum as 5.65 electron volt. 5.65 electron volt. Electron volt आप समझते हैं? It is a unit of energy. Unit of energy. Okay. तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लेटिनम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा, फिर लिखिए, इट इज मिनिमम फॉर सीजियम। It is minimum for cesium, which is 2.14 eV. 2.14 eV. ठीक है। और किसी मेटल का देखना हो तो चार्ट आपकी बुक में है,
ये आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, हर बुक में रहता है, एंड यू विल कम टू नो। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जो हल्के मेटल होते हैं जिसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब के वर्क फंक्शन कम होते हैं। और जो हैवी मेटल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के लिए अंदर में बहुत सारे दूसरे प्रोटॉन्स, बाकी सब चीजें उसको अट्रैक्ट करके रखती हैं, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा हाई होता है, जैसे प्लेटिनम। ओके, सो दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन अब आपको समझ में आ गया। अगली बात हम लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि वर्क फंक्शन के बराबर काम करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उस बाहर आने को हम क्या कहेंगे? फील्ड एमिशन। हीट दो, एनर्जी मिलेगी वर्क फंक्शन के बराबर, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ये बाहर आने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? थर्मल एमिशन और या थर्मियोनिक एमिशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा दैट विल बी नोन एज थर्मल इलेक्ट्रॉन। दिस इज आल्सो नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। ओके, अब तीसरा मेथड जो है, हमको तो एनर्जी देनी है। अब हम क्या करते हैं? सन से जो लाइट आती है फोटोन लेकर, फोटोन के पास एनर्जी होती है कितनी? h। ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोटोन आके ऐसे स्ट्राइक करता है, एब्जॉर्ब हो गया, उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। अगर वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। और वर्क फंक्शन से कम होगी तो नहीं आ पाएगा, हीट हो जाएगा या कुछ भी करेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। इस तरह से भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये एक और तरह का एमिशन हो गया। ये किससे हुआ? फोटोन से। फोटोन से हुआ, किस पर हुआ? इलेक्ट्रॉन पर हुआ। तो इसका हमने नाम रखा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा? When light of a suitable frequency, नोट कर लीजिए, when light of a suitable frequency strikes a metal surface, the energy is absorbed by electron. And if this energy is more than work function, then electron is ejected out. This type of emission is photoelectric emission. And the electron which is ejected out is called photoelectron. The electron which is ejected out is called photoelectron. अगर कोई आपसे पूछेगा फोटो इलेक्ट्रॉन और थर्मल इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, तो हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं। किस चीज में डिफरेंस है? उसको इजेक्ट कराने की प्रोसेस में डिफरेंस है। एक को फोटो से बाहर निकाला गया है और दूसरे को हीट से बाहर निकाला गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तीनों एक ही चीज है। और अब हम उसका फंडामेंटल समझते हैं कि वर्क फंक्शन वाली एनर्जी उसको चाहिए। आप किसी भी मेथड से दीजिए, जिस मेथड से देते हैं सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि इसको एनर्जी इस मेथड से दी गई है, हम उस इलेक्ट्रॉन के नाम के आगे एक एडजेक्टिव लगा देते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन, थर्मल इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन, लाइक फील्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सब, दिस इज अबाउट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वर्क फंक्शन से निकाल सकते हैं। और ये अब हम समझ रहे हैं दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं। एक फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकलेगा, ठीक है। अब ये सब चीजें फिर से हमने कैसे डिराइव कर ली, कैसे सोच ली, कैसे लॉजिक लगाए, इसके लिए हमको हेल्बेक का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और वो अब हम अगली क्लास में करेंगे, हेल्बेक एंड लेनर्ड्स एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे कि जो जो चीज हम देखते हैं, देखकर जो रिजल्ट दिखता है वो फोटोन की एक कैरेक्टरिस्टिक बनाता है, ठीक है। जैसे एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। छोटा सा एग्जांपल है, हमने यहाँ पर रेड लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, येलो डाली, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ब्लू डाली, इलेक्ट्रॉन निकल गया। और तीनों में हमने 100 वॉट का ही बल्ब लगाया, कोई 100 की जगह 200 नहीं लगाया, तो फिर क्यों निकला इलेक्ट्रॉन ब्लू से? अब हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि भाई रेड और ब्लू में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो जरूर ब्लू वाले में ज्यादा पावर होगी, ज्यादा वर्क डन होगा। तो हमने रिजल्ट लिख लिया, जिसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके पास एनर्जी ज्यादा, लॉ बन गया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट को देखकर ही लॉ बनाया जाता है, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट हम अगले में करेंगे एंड बस ये फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद